क्योंकि समय की कमी है तो मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। जागरण ज्ञान वृत्ति, भारत में जब भी हम बात करते हैं पढ़ने की, शोध की, तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, हमारे पास अधिकतर जो है अंग्रेजी के रेफरेंस होते हैं। हिंदी के अंदर शोध की किताबें तुलनात्मक रूप से कम है और ये हमेशा बहस का विषय रहा है। दैनिक जागरण हिंदी का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, और जब मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, तो ये हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी भाषा का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण है। अपने इन सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति ऐसा कार्यक्रम है जहां पर कि विभिन्न विषयों पर शोध के लिए आमंत्रित किए जाते हैं एप्लीकेशंस। उसके बाद कुछ विषयों के ऊपर जो सेलेक्ट की जाती है एक टीम के द्वारा, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए लेखकों को ज्ञान वृत्ति दी जाती है। इसमें कुछ सीनियर प्रोफेसर साथ में होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं और इस पूरी शोध को वो सहायता करते हैं कि शोध सही दिशा में जाए, और उसके बाद किताब के रूप में आती है। तो नाइश जी और निर्मल जी की किताब जो आप देख रहे हैं वो इसी का हिस्सा है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि जागरण ज्ञान वृत्ति, नाइश जी मैं आपसे शुरू करता हूँ, जागरण ज्ञान वृत्ति जो है इसका अनुभव कैसा रहा, ये पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर बताएं। जी। सबसे पहले हिंदी है हम ज्ञान वृत्ति दैनिक जागरण, आप सबको बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका मिला। और पहली बार ऐसे गर्व फील हुआ था कि हिंदी वाले खुल के कह रहे थे कि हम रिसर्च के लिए आए हैं और अपना इंटरव्यू देना, अपना पेपर प्रेजेंट करना। तो तजर्बा अच्छा रहा। और हमारे जो गाइड थे शायद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के एस.एन. चौधरी साहब, वो है नहीं, वो होते तो शायद और अच्छा लगता। तो ये काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा और हम लोग शायद पहले बैच के थे, उसके बाद अभी शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो ये कुल मिलाकर हम ये देखें कि ये हमारे सीखने के लिए भी था और हमारा ड्रीम वर्क था। ये जो हमने काम किया ये हमारा ड्रीम वर्क था, जिसके लिए हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया था, पूरा नहीं हो पाया था। तो ये हमें अपने एक ड्रीम काम को पूरा करने का मौका भी मिला। तो कुल मिला के, और कड़ी मेहनत हुई क्योंकि टाइम बाउंड था, तो कड़ी मेहनत थी, करना ही था, फील्ड वर्क किया, उसके बाद बैठ के काम करना, डेटा एनालिसिस, सारा काम था। तो ये एक अच्छा तजर्बा रहा और मुझे लगता है कि हिंदी के बच्चों को इस तरह के मौके मिलने चाहिए जो अच्छा मन माफिक शोध कर सके। मैं यही चीज निर्मल जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव ज्ञान वृत्ति का किस तरह का रहा। जैसे कि नाइस मैम ने बताया और इंट्रोडक्शन में नवीन जी ने कि हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए अपने हिंदी है हम कार्यक्रम के तहत दैनिक जागरण ने और सब चीज़ें जो सानिध्य, वार्तालाप और हिंदी बेस्ट सेलर के साथ एक गंभीर काम के लिए दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति शुरू किया। और हम लोग इसके पहले संस्करण के प्रतिभागी थे, मैं और नाइस मैम, और हम लोग के साथ एक और दीप्ति जी थी, उनका भी काम आएगा इसमें। तो बहुत कम समय में जो ये चयन हुआ, तो इस चयन समिति के जो सदस्य थे मरहूम शक्ति सिन्हा जी, वो अब नहीं है हम लोगों के बीच में, तब वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के चेयरमैन हुआ करते थे। और उनके गाइडेंस में, प्रोफेसर एस.एन. चौधरी के गाइडेंस में, हमने बहुत कम समय में, आप एज ए बुक फॉर्म अगर आप ये देखेंगे तो ये हम लोगों को समय 6 महीने से 9 महीने का दिया गया था। बहुत टाइट जो व्यवस्था होती है उसमें दैनिक जागरण ने ये अपनी प्रक्रिया शुरू की। दिसंबर 17 में एडवर्टीजमेंट आया, अप्रैल में शॉर्ट लिस्टिंग और रिजल्ट, और जून में पहली बैठक के बाद जुलाई से हमने काम शुरू किया, और मार्च में 9 महीने के बाद हमने मार्च में अंतिम रपट की मीटिंग की और अगस्त में हमने इसको फाइनली जमा कर दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं ये चीज़ें इतनी दिन बाद दिख रही हैं, अगर कोविड का वो प्राकृतिक आपदा नहीं आता जिसके कारण लगभग सब कुछ गड़बड़ हो गया था। पहला संस्करण है, दूसरे संस्करण का चयन हुआ है, लेकिन जिस तरह से दैनिक जागरण ने अपना जो दायित्व है, हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने का जो दायित्व है, इसको उठाया और हम लोगों के कांधे पे वो पहली बार वो जिम्मेदारी सौंपी, और वो पुस्तक के रूप में अब सामने है। तो इसके लिए दैनिक जागरण परिवार का मतलब हम लोग तहे दिल से आभारी हैं, और आगे के संस्करण में आप देखेंगे कि और बेहतर काम इसमें आएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार रिसर्च के लिए पैसा मिल रहा है, अपने मनपसंद किताब लिखी जाए, लेकिन रिसर्च वाकई इतना आसान काम नहीं होता। और नाइश जी, मैं इसी बारे में जानना चाह रहा हूँ, जो पूरा रिसर्च प्रोसेस था,
क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे विद्यार्थी भी बैठे हैं जो आने वाले समय में किताब लिखना चाहेंगे, और एकेडमिक किताब हो या किसी एक विषय पे किताब हो, ये पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस आपका किस तरीके का था, किस तरह से आपने इस किताब के लिए रिसर्च किया, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। डेटा प्राइमरी सेकेंडरी जो लेते हैं इन सब की अगर हम थोड़ा बात करें। हमने तो स्नोबॉल टेक्निक चुनी थी और हम फील्ड में गए थे, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक लड़की जो हमारी उम्र या हमसे थोड़े बड़े लोग होंगे वो एक स्टोरी ज़रूर जानते होंगे, अमीना की। वो दौर मेरे स्कूलिंग का दौर था और अमृता आहलूवालिया उस जहाज़ की एयर होस्टेस। कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो बच्ची कुछ परेशान लगी और वो घबराई हुई थी, लेकिन 12 साल की बच्ची के पास कोई बड़े शब्द नहीं होते, बड़ी भाषा नहीं होती। और उसके साथ जो आदमी थे, पहले लोगों ने ये सोचा शायद ये इनके पिता होंगे, लेकिन बाद में पता चला जब वो लड़की बहुत परेशान थी कि ये साहब 70 साल के इस 12 साल की लड़की को ब्याह के ले जा रहे हैं सऊदी अरब। अमृता आहलूवालिया ने जितना शानदार रोल प्ले किया था कि अखबार भरे रहते थे, तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अखबार भर गए थे, और अमृता ने उसको एयरपोर्ट पे ही पकड़वाया था पुलिस को कि ये आदमी कैसे इतनी छोटी बच्ची से शादी करके ले जा रहा है। ये कहानी हमने उस दौर में पढ़ रखी थी और खूब अखबारों में आई थी। मेरा जी चाहा कि ये क्या होता है, इसको समझूं, जानूं, और उस आमिना ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर हमने बहुत खोजा इसको, केरल में देखा, हैदराबाद में देखा, बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। इधर तो खैर बहुत कम है, इक्का दुक्का केसेस, लेकिन बड़ी तादाद में केसेस थे। फिर जब हमें ये मौका आया तो हमने सोचा कि ये मेरा एक ड्रीम काम है। ये इतिहास में अगर खो जाती है बात तो मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये बात आज तक चली आ रही है तो ये मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और हमने सोचा हम इसी पे अपना रिसर्च करेंगे, और हमने किसी से पूछा नहीं था, ना अनंत जी से ना प्रशांत जी से। हमने अपने मन से एक स्क्रिप्ट बना के भेजी कि देखते हैं क्या। फिर ये बहुत सी प्रोसेस थी, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू था, उसमें हम सेलेक्ट हुए और हमने फिर स्नोबॉल टेक्निक अपनाई ताकि हम एक केस से दूसरे केस, दूसरे से तीसरे पहुंच सकें। और इस पूरी प्रोसेस में फील्ड में हमको अपना मुंह छुपा के, बुर्का लगा के, दुपट्टा बंद करके, आंखें खाली दिखती हो, ऐसे इस तरीके से फील्ड में जाना पड़ा, क्योंकि एक दहशत मुझे फील्ड में दिख रही थी कि ये आउटसाइडर हैं, ज़बान से अलग हैं और ये क्या पूछताछ कर रहे हैं। और कुछ मुझे सामाजिक संगठनों ने, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने काफ़ी मदद की कि हम केसेस तक पहुंच पाएँ। और अफसोस तब होता है कि जब ये बात इतिहास में ख़त्म नहीं होती, आज की तारीख़ में भी टेम्परेरी मैरिज है। वो मैडम पूछ रही थी मुता क्यों रखा। मुता एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब ही लुत्फ़, मज़ा या आनंद लेना है। तो ये लुत्फ़, मज़ा और आनंद जब आप एक लड़की का लेते हैं, तो मैं मुस्लिम समाज की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक समाज सुधारक हूँ। मैं हर औरत के सवाल पे आवाज़ उठाने वाली हूँ, हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, दलित हो, मुसलमान हो। तो इसी संदर्भ में समाज में बदलाव आना चाहिए और ये सवाल बाहर आना चाहिए। तो फिर हमने फील्ड वर्क किया, सेकेंडरी डेटा को पढ़ा, हिंदुस्तान में कोई ऐसी किताब नहीं दिखी, ईरान को पढ़ा, अरब को पढ़ा, खूब पढ़ा, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई, वैसे कोई काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक ठाक पढ़ाई की। इस सफ़र में मुझे रिचा नागर से भेंट हुई। रिचा ने तंजानिया जाके दार एस सलाम में इस पे स्टडी की थी। रिचा हमारे शहर के एक नामवर ख़ानदान की शख्सियत है, रिचा नागर। तो रिचा का काम मैंने देखा, रिचा का काम देखा तो हमने उनको फ़ोन किया कि हमें आपसे बातचीत करनी है। तो उनसे बातचीत हुई, फिर हमने ये काम शुरू किया। इसको लेके काफ़ी सवाल थे कि ये शिया प्रैक्टिस है तो सुन्नी कर रहे हैं, तो शिया को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा फील्ड में नहीं मिला। ये शिया प्रैक्टिस थी, लेकिन सुन्नी ज़्यादा मिले हमें जो इसको अपना रहे हैं, जो आके 15 दिन की शादी, 10 दिन की शादी, 2 महीने की शादी करके और फिर लड़कियों को छोड़ के जा रहे हैं। लोग कहते हैं ये शिया इसको ये मानता है, सुन्नी मानता है। मैं कहती हूँ
आपने औरत के बारे में पूछा कि औरत चाहती है क्या, कि मेरा 15 दिन की शादी हो, मेरी 10 दिन की शादी हो, फिर वो आदमी एक गोद में बच्चा थमा के मुझे छोड़ के चला जाए? तो ये एक ईविल है, ये समाज की बुराई है। तो इसलिए मैंने स्टडी किया था। फील्ड अगर मैं ना जाती, सेकेंडरी डेटा लेती, तो मुझे भी एतबार ना होता। तो मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं फील्ड में घूमूं, चाहे मुझे बुर्का पहन के घूमना पड़े, मैं फील्ड में घूमूं। वो काम मैंने किया और ये स्टडी निकल के आई। कुछ लोगों ने पढ़ा है, बताया काफ़ी अच्छी है, ऑथेंटिक है। अब आपके सामने है, तो आप जो कहेंगे वही माना जाएगा। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रथा है, धार्मिक प्रथाएं दो तरह की हैं। एक जो कि धार्मिक किताबों में लिखा गया है, और एक है कि समय के साथ इंसान ने खुद बना दी। तो ये मैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ये जो प्रथा है मुता की, ये किताबों के अनुसार है या ये बना दी गई है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कुरान की एक सूरत है 4:24 सूरह बकरा, उसमें टेम्परेरी मैरिज का जिक्र मिलता है कि लोग व्यापार के लिए जाते थे, बाहर जाते थे, तो ऐसे शादियां कर लेते थे। लेकिन ये प्री इस्लामिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, बाद में भी एग्जिस्ट किया। और जब अरबों का हिंदुस्तान आना शुरू हुआ, केरल में आए, त्रिशूर में राजा राम वर्मा ने पहली मस्जिद बनाई थी त्रिशूर में। तो उसके साथ जैसे अरब और हिंदुस्तान के बड़े अच्छे रिश्ते रहे, बड़े मोहब्बत के रिश्ते रहे हैं। क्योंकि आज भी एक अच्छी बात कह के आपकी बात का जवाब दूं, कि आज भी अरब में जो लोग यहाँ से ब्याह के ले गए हैं औरतों को, मोहब्बत में उनके नाम में अल हिंद लगाते हैं। ये आपने शायद सुना नहीं होगा। अल हिंद वो इज्जत में लगाते हैं। और यहाँ से तलवारें गए, उसको हिंदवानी कहा उन्होंने। तो हिंदुस्तान और अरब के शानदार रिश्ते थे। खगोल शास्त्र, भूगोल, गणित, ये पढ़ने के लिए अरब हिंदुस्तान आते थे और यहाँ के लोगों को दावतनामा देते थे कि आइए और हमें पढ़ाइए। अरब के जो नंबर्स हैं, गिनती किसकी देन है? हिंदुस्तान की देन है। लेकिन वो उसके लिए हमेशा एहसानमंद रहे। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो अरब आए। अरब में एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वो मेहर बहुत ज़्यादा देते हैं। जब लड़की की शादी होती है लड़के के साथ, एक भारी रकम वो लड़की के घर वालों को मेहर के तौर पे देते हैं और दहेज नहीं लेते। तो जब अरब यहाँ आए, तमाम अच्छी चीज़ें भी आई, लेकिन एक ये बैड प्रैक्टिस भी एंटर करी केरल से, त्रिशूर से खास तौर पे। इसमें क्या हुआ कि अरबों ने जब हिंदुस्तानी लड़कियों से व्यापार के दौरान शादी की, ज़्यादातर गरीब लड़कियां पहले उसमें आई, तो उनको इतना मेहर की रकम दी कि हिंदुस्तानी सोच नहीं सकते थे कभी। हिंदुस्तान में आपको पता है, अमीर से अमीर शादी करता है और मेहर कितना देता है? 500 रुपये, 51 रुपये, या 1 लाख रुपए, जो बड़े बड़े हैं। और वो भी वो देना नहीं चाहता है, खाली कागज़ पे लिखता है। ये मुसलमान लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जब अरबों से इतनी ज़्यादा मेहर मिली और दहेज नहीं लिया, तो ये लालच धीरे धीरे हमारे देश में, लालच के ज़रिए इसकी एंट्री हुई। अरब शादी करके ले जाते थे और कई बार ऐसा होता तो वो रखते भी थे। लेकिन बाद के दौर में परिवारों ने, दलालों ने, टेम्पू वालों ने अरब से आने वाले लोगों के साथ शादियां करवाई। ढेर सारी मेहर मिली, जो मुझे फील्ड में पता चला कि उससे उन्होंने अपने घर बनवाए, ऑटो रिक्शा खरीदा, कार खरीदी, अपने बच्चे का रोज़गार लगाया। लेकिन क्या हुआ कि वो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद उस लड़की को छोड़ के चले गए। प्रेग्नेंट लड़की है, उसे भी छोड़ के चले गए। बच्चा हुआ, लड़की यहीं रह रही है। तो अच्छी चीज़ों के साथ थोड़ी ख़राब चीज़ें आई थी। तो इस तरह से अरब की प्रैक्टिस से ये हिंदुस्तान में आई, और परेशानी है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जो बड़ा सवाल है। अब इसके ठीक उलट निर्मल जी, जो विषय आपका है हिंदुत्व का राष्ट्रीयकरण, ये नाम सुनने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अभी मैं इसका, चूंकि किताब नहीं पढ़ी है, अभी विमोचन हुआ है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो ये विषय हिंदुत्व का राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता है? तो क्या है विषय इसका? आमतौर पे औपनिवेशिक विचारधारा के साथ साथ विघटनकारी ताकतों ने हमेशा भारतवर्ष की जो अवधारणा है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था, न ही
इसमें राष्ट्र जैसा कुछ है, न वैसी कुछ कड़ियाँ हैं जो इसको एकजुट रखती हैं। तो प्राइमरली मेरे दिमाग में जो आई चीज़ें और वो एग्जिस्ट कर रही थी, इतिहास के जो स्रोत हैं उसको हमने खंगाला, और उसमें जो सूत्र थे, मतलब हिंदी भाषा के तौर पे, हिंदू एक धर्म के तौर पे, हिंदू एक संस्कृति के तौर पे, और हिंदुस्तान एक भौगोलिक जो निरूपण है इसके तौर पे एक ऐसा दृष्टांत देता था जो भारत को एक सूत्र में बांधता था, भाषा धर्म संस्कृति के एक सूत्र में। अब हिंदुत्व जो शब्द है, जिसको बाद में विनायक दामोदर सावरकर ने एक्सपैंड किया, उसमें ये कि जो इस हिंदुस्तान में रहता है और जो इसको पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वो सब हिंदू हैं, जिसको बाद में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये दिखाया कि हिंदुत्व जो है एक जीवन जीने का तरीका है। तो हिंदुत्व एक बॉडी के फॉर्म में, जिसने इस भूभाग में, जो भारतीय उपमहाद्वीप जो भूभाग हम समझते हैं, उसमें भाषा धर्म संस्कृति के स्तर पे जोड़ने वाले कड़ियों के द्वारा हमने भारत का एक ऐसा इतिहास लिखने का प्रयास किया जो आधुनिक संदर्भों के तौर पे भारत का इतिहास वो इंगित करता है। अब चूंकि जैसे नाइस मैम के साथ था कि इन्होंने प्राइमरी डेटा लिया क्योंकि फील्ड में उतर के देख सकती थी। मेरा अपना जो शोध का पीरियड है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 1854 से 73 से लेके और 1925 के करीब का है, जिस बीच में ये वैचारिकी, भाषा धर्म संस्कृति की वैचारिकी कंसोलिडेट हुई। उस दौर में मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने इसके लिए जो टाइम ट्रेवल किया वो अभिलेखागारों के थ्रू किया। उनमें मतलब मैंने प्राइमरी सोर्सेज खंगाले और वो जो सूत्र हैं उनको जोड़ के मैंने ये दिखाने का प्रयास किया। जैसे हिंदी उर्दू का विवाद होता है, बहुत हम लोग देखते हैं, तो शुरू में ये था कि औपनिवेशिक जो शिक्षा का सिस्टम आया, तो उस दौर में शुरू में जो वुड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा माना जाता है भारतीय शिक्षा का, तो उसमें यह था कि शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए। तो उसमें देवनागरी भाषा में लिखी जाने वाली हिंदी में शिक्षा देने की बात का मामला उतरा, और राजा शिव प्रताप सितारे हिंद जो शुरू में लेके आए, और ये जो भवन, हमको लगता है बैनेट हॉल इसका नाम पहले रहा होगा, 1867 के साल था। तो इस भवन के बनने के एक साल बाद 1868 में शिव प्रताप सितारे हिंद ने वो बात लेके आई, जिसको भारतेंदु ने हिंदी सुचिता के अनुसार उसको आगे बढ़ाया। आर्य समाज इसमें शुद्धि आंदोलन को लेके जुड़ा, जो हम लोगों के भारतीय भूभाग में जो प्राचीन काल से कृषि से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो टर्म है गाय, ये उसमें शामिल होता है कूका आंदोलन के समय, जिसको आर्य समाज ने अपने आंदोलनों के साथ जोड़ा, गौरक्षणी सभाओं के साथ जोड़ा। तो वो जो है कि दयानंद, भारतेंदु, मालवीय, गांधी होते हुए सावरकर तक ये सूत्र एक दिखता है, जिसमें भाषा धर्म संस्कृति के ऐसे प्रतीक जो भारतवर्ष को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उनका एक आवरण बन के आता है, ये जो हिंदुत्व है। तो ये मैंने इसमें इस तरह से दिखाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चूँकि समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो समय हमें आगे और ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे सत्र हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। आप दोनों को आपके आने वाली जो पुस्तक है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।